इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पेपर हल करेंगे। ये विधि सीखेंगे कि इंटरमीडिएट बोर्ड का हिंदी का पेपर कैसे हल किया जाता है। यद्यपि आप पेपर को हल करेंगे, लेकिन एक पेपर होता है कि जो आप बहुत कायदे से हल करते हैं, जिससे आपको अच्छे अंक मिल जाए। तो अच्छे अंक पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, हम ये काम आज करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जब आप प्रश्न पत्र अपना हल करके अपने परीक्षक के सम्मुख रख दोगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो पासिंग मार्क तो सभी पा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न 5 खंडों में विभाजित होगा। क ख ग घ अंग 5। अब क है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ख है तितली की रचनाकार कौन है, ग है भारत दुर्दशा की रचना विधा है, घ है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये किसका कथन है, और अंग है 5वां कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ये एक पत्रिका थी। ऐसे पहला और दूसरा प्रश्न आएगा जो बहुविकल्पीय होगा। पहले प्रश्न के 5 खंड होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गद्य से होगा, और दूसरे प्रश्न के भी 5 खंड होंगे, क ख ग घ अंग, और ये होंगे काव्य से। तो गद्य का एक नमूना मैंने आपके सम्मुख रखा है। अब आप उत्तर कैसे दोगे इनका, आप लिखोगे यहाँ उत्तर नंबर 1 का क। अब क में आगे जो विकल्प होगा, मान लीजिए ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, इसमें विकल्प 3 है, तो आप ऐसे 3 डाल दोगे और आगे लिखोगे रानी केतकी की कहानी के लेखक, और अब आगे डैश करके काली पेन से हाईलाइट करके लिख दोगे इंशा अल्लाह खां। ये उत्तर हो गया। अब इसे हाईलाइट कर दोगे आप काली पेन से, ऐसे लिखना है। अब उत्तर नंबर ख, ये है तितली के रचनाकार कौन है। तो अगर ये विकल्प 2 है, इसमें विकल्प होंगे, मैंने विकल्प नहीं लिखा है। अगर विकल्प दूसरा है तो आप विकल्प डाल दोगे 2 और आगे लिखोगे तितली के रचनाकार हैं डैश, काले से बढ़िया से हाईलाइट करके जयशंकर प्रसाद, ऐसे उत्तर देना है। ग में आ जाते हैं, भारत दुर्दशा की रचना विधा है। अगर ये विकल्प नंबर 1 है तो नंबर 1 लिख दोगे और उसके बाद लिखोगे भारत दुर्दशा की रचना विधा है डैश करके काले से सजा करके नाटक, ये भारतेंदु का नाटक है भारत दुर्दशा। तो ऐसे लिखोगे। फिर घ में आ जाओ। घ का उत्तर आप देंगे, मान लीजिए इसका चौथा है तो विकल्प नंबर 4 यहां डाल देंगे और उसके बाद लिखोगे कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे इसे काले से हाईलाइट करके इसका उत्तर लिखोगे। और अंग 5वें में आ जाओ कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा के संपादक, कवि वचन सुधा के संपादक हैं डैश करके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे ऐसे पूरी लाइन लिखकर उसके बाद अंत में काले से आपको आंसर लिखना है। तो ये 5 प्रश्न गद्य के हो गए, ऐसे ही 5 प्रश्न आपके काव्य के होंगे। तो इनका बहुत कायदे से उत्तर देना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो हम लोग जब कॉपी जांचते हैं तो बहुत खराब स्तर से बच्चे लिखते हैं, नंबर बमुश्किल उन्हें पासिंग मार्क मिल जाता है। बस आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको पेपर को अपने हल करना है और कायदे से हल करना है। याद रहे कि एक प्रश्न का उत्तर 1 पेज में, एक प्रश्न का उत्तर 1 पेज में, पूरा प्रश्न जितना भी खंड हो। अगर 1 पेज में पूरा नहीं होता है तो आप नीचे की लाइन तक लिखते लिखते आओगे, सबसे नीचे की लाइन तक, उसके बाद पेज पलट लोगे। और अगर आधे पेज में किसी प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है तो आप वहां पर फिनिश मार्क लगाओ, ये होता है फिनिश मार्क, इसे लगा दो। इसका मतलब हमारा उत्तर समाप्त हो गया। और वह पेज छोड़ दो, पन्ने का मोह बिल्कुल ना करो, खूब पन्ने आपकी कॉपी में हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1 पेज में लिखना है आपको, दूसरे पेज में नहीं जाना है आपको। मतलब कि एक प्रश्न के अगर 5 खंड हैं तो आपको एक साथ उनके उत्तर लिखने हैं। नीचे तक आओ,
अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उलट के दूसरे में जाओ। दूसरा प्रश्न, 2-3 प्रश्न एक पेज में नहीं लिखना है, गूंथना नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है। तो आपने 2 प्रश्न हल कर लिया। अब तीसरा प्रश्न जो आता है वो गद्यांश आता है, और एक गद्यांश आएगा, उसके 5 प्रश्न रहेंगे उसके नीचे। गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा पाठ है आपका अशोक के फूल। ये 2 तैयार कर लीजिए और भाषा और आधुनिकता 3 तैयार कर लीजिए। आप मात नहीं खा सकते, पहले राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल से ही आ जाएगा। अगर बचेगा तो भाषा और आधुनिकता आपको देखना है, एक ना एक गद्यांश इसमें से रहेगा। गद्यांश को बड़े कायदे से पढ़ो और उसके बाद नीचे लिखे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर दो, 1 या 2 लाइन में प्रश्नों के उत्तर दो। अगर वो व्याख्या कराना चाह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उसे आप 3-4 लाइन में लिखो। अगर आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में मैं क्या लिखूं, तो जो लाइन है वही उतार दो, खाली नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान रहे। अगर आप कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 में आगे। प्रश्न नंबर 4 काव्य से आएगा, कविता से आएगा। एक कविता होगी अथवा करके 2 कविताएं होंगी, आपको एक खंड करना है। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये होगा काव्यांश। अब एक कविता आएगी और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, क ख ग घ अंग, 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और कविता पढ़ो, कविता की व्याख्या अगर आपको नहीं आएगी तो आप उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए कविता की व्याख्या पढ़ो और उससे संबंधित उत्तर लिखो। लिखो कुछ ना कुछ जरूर, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 नए पेज पर आना है। और प्रश्न नंबर 5 के 2 खंड हैं, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय, और ख में कवियों का जीवन परिचय। ये लिखना है आपको, लेखकों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय। याद रहे ये 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्द, 80 शब्द। और 80 शब्द का मतलब एक पेज में आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिख देना है। जीवन और साहित्यिक परिचय एक ही होता है। अगर वो पूछ रहा है कि लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो आप हेडिंग डाल दो साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, आप हेडिंग डाल दो साहित्यिक परिचय। लेकिन जब तक जीवन परिचय नहीं लिखोगे तब तक साहित्यिक परिचय पूरा नहीं होगा। तो जीवन परिचय और उसके बाद उन्होंने साहित्य में क्या योगदान किया, उनका साहित्यिक परिचय, और रचनाएं। अगर रचनाएं आपने नहीं लिखी तो सब कुछ बेकार है। ये एक पेज में होना चाहिए। और फिर ख को कवियों के जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय भी एक पेज में आप कर दो। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये कहानी का है। कहानी में प्रश्न पूछा जाएगा, कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट या बहादुर कहानी या कर्मनाशा की हार, इन तीनों में से कोई एक कहानी पूछी जाएगी। और पंचलाइट और कर्मनाशा की हार बढ़िया सा तैयार कर लो। मेरे YouTube चैनल पर आप पहुंच जाओ, वहां पर कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में सर्च कर लो, तमाम महत्वपूर्ण पाठ पढ़े हुए हैं, वहां से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो पढ़ लीजिएगा। और फिर आप अपने संसाधन से भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी है, तो कहानी कला के तत्वों के आधार पर इसे भी 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो कहानी का सारांश एक पेज में जरूर लिख देना, 3 अंक आपको हर हाल में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये है खंड काव्य। ये खंड काव्य है। एक खंड काव्य आएगा जो मंडल वाइज होता है, मतलब बनारस मंडल के लिए अलग, इलाहाबाद मंडल के लिए अलग, आजमगढ़ मंडल के लिए अलग, गोरखपुर मंडल के लिए अलग, मेरठ मंडल के लिए अलग, ऐसे अलग अलग, झांसी मंडल के लिए अलग, मुरादाबाद मंडल के लिए अलग अलग होता है। ये किसी में रश्मिरथी होता है, तो किसी में श्रवण कुमार होता है, किसी में मुक्ति यज्ञ होता है, तो किसी में त्यागपथी है, किसी में सत्य की जीत है, किसी में आलोक वृत्त है। तो आप अपने मॉडल पेपर से या अपने टीचर से ये पता लगा लीजिए कि हमारे मुरादाबाद, हमारे मंडल में मुरादाबाद, झांसी, मेरठ, जहाँ भी आप रहते हैं, कि कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, उसी खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। सारे खंड काव्यों से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको उत्तर अपने खंड काव्य का देना है।
होता क्या है, जब हम लोग कॉपी जांचते हैं इंटरमीडिएट की तो उसमें लड़के अनाप शनाप कुछ भी लिखे होते हैं, नंबर नहीं मिलते, काट के शून्य कर दिया जाता है। तो अच्छे नंबर लेने की कला अपने अंदर विकसित कीजिए। और ये जो 5 अंक का आता है खंड काव्य, इसमें अगर आपने 1 से 1.5 पेज में लिख दिया तो 3 से 4 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। कुछ ना लिख पाओ तो इसका सारांश जरूर लिख दो बस। आगे बढ़ते हैं, अब खंड खा में आ जाते हैं हम। खंड खा चूंकि संस्कृत का चैप्टर है और संस्कृत में बहुत संभाल के आपको लिखना है। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 है। 8 का ये है संस्कृत गद्यांश। संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है संस्कृत गद्यांश का। एक संस्कृत का गद्यांश आएगा, उसका संदर्भ सहित अनुवाद आपको कर देना है, हिंदी अनुवाद कर देना है। और इसके 2 खंड हैं। खा में आएगा एक श्लोक, श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो आप श्लोक और गद्यांश कायदे से बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत में नंबर कटते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। प्रश्न नंबर 9 संस्कृत में उत्तर देना है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको संस्कृत में याद करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो उन्हीं प्रश्नों को अटपटे क्रम में लिख जरूर दीजिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के 3 खंड हैं। क ये है रस, ख ये है छंद, ग ये है अलंकार। रस छंद अलंकार क ख ग। अब एक रस एक रस आएगा, मतलब 9 रसों में से कोई रस आप पूछा जा सकता है, उसकी परिभाषा उदाहरण आपको लिखना है। 2 लाइन की परिभाषा, 2 लाइन का उदाहरण। उसी तरह से छंद, उसी तरह से अलंकार। मैंने रस छंद अलंकार के वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाकर इंटरमीडिएट बोर्ड की आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉपी और आपकी किताब में और आपके मॉडल पेपर में बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं जो आसानी से याद नहीं होते। और मैंने 1-1, 2-2 लाइन के उदाहरण दिए हैं जो आप बड़ी आसानी से याद कर लो। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में इंटरमीडिएट की जाकर देख सकते हो रस छंद और अलंकार की। ये 2-2 नंबर का होता है, इसमें नंबर नहीं कटते, बशर्ते आप रस छंद अलंकारों के उदाहरण कायदे से दे दें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। यह है निबंध। अब निबंध आपको तैयार करना है, एक प्रदूषण, दूसरा तैयार करना है संचार के साधन, विज्ञान की उपयोगिता और नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, ये आप 4 अगर तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई इनमें से निबंध आ जाएगा। और याद रहे कि निबंध पूछा जाएगा 9 नंबर का, 2 नंबर की रूपरेखा और 7 नंबर का निबंध। हाँ, इसे कम से कम 3 पेज में लिखना है। अगर 3 पेज में नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इतना याद रखिए। 3 लाइन से काम नहीं चलेगा। निबंध का मतलब आपके विचार जाने जाते हैं कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो, आपके विचार क्या हैं। तो निबंध आप बहुत कायदे से तैयार कर लीजिए। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 12 पर, जो कि व्याकरण का है। प्रश्न नंबर 12, इसमें क ख ग 3 पॉइंट हैं, का के भी 2 पॉइंट हैं। इसमें संधि है और 3 तरह की संधियां आएंगी, तीनों में से 1-1 नंबर की संधि होगी। आप संधि का पोर्शन मेरे YouTube चैनल से आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद ख में समास आएगा, ये तो संधि है, ये समास है, ये सब मैंने बहुत कायदे से व्याकरण में पढ़ा रखा है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और ये रूप है, ठीक है। 12 में क ख 2 भाग हैं। फिर 13 में आ जाओ, 13 में भी क ख ग घ 4 हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 में क ख ग और घ 4 हैं। का में हो गया रूप, खा में हो गया धातु रूप, और ग में हो गया
प्रत्यय और घ में हो गया विभक्ति। ये हो गया प्रत्यय, ग में और घ में विभक्ति। अब व्याकरण मैंने बहुत कायदे से पढ़ा दिया है, सब एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, इन्हें बहुत कायदे से तैयार कर लीजिए। अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो इनके बदले, संधि समास के बदले आपसे हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। मैंने बहुत कायदे से पढ़ा रखा है, आप उसे पढ़ लीजिए। और एक आपको लेटर लिखना होगा, पत्र लिखना होगा। पत्र का प्रारूप देखा जाता है, बहुत कायदे से पत्र लिख दीजिए, वो 5 नंबर का होता है, 4 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, जो संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 14 अनुवाद। अब देखें, अनुवाद यूं नहीं हो जाता। अनुवाद के लिए आपको रूप तैयार करने होंगे और संस्कृत के नियम तैयार करने होंगे। संस्कृत व्याकरण इंटरमीडिएट में मैंने अनुवाद करने के नियम बताए हैं। अगर आप व्याकरण वाला पोर्शन देख लोगे, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए कक्षा 12 के, उसमें संस्कृत व्याकरण टच कीजिए, मैंने बहुत कायदे से पढ़ा रखा है। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न पत्र हल करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको नीचे वाली लाइन तक लिखना है, सबसे नीचे वाली लाइन तक। अगर आपका उत्तर पूरा नहीं होता है तो नीचे ऐसे क्री प्री उ, क्री कृपया, पृष्ठ उलटिए लिख दो, और आखिरी लाइन तक लिखते जाओ तो परीक्षक को पता चल जाता है कि अभी इसका उत्तर पूरा नहीं हुआ है, अगले पेज पर इसने पूरा किया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 लाइन जैसा रह गई छोड़ करके अगले पेज पर पहुंच जाते हैं, तो परीक्षक को लगता है कि 2 लाइन उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब इसका उत्तर पूरा हो गया है, यही अधूरा नंबर दे देता है क्योंकि उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे पलटता है तो फिर उत्तर लिखा मिलता है तो वो वहीं काट देता है, आपके नंबर घट जाते हैं। इसलिए अगर आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ है तो नीचे वाली लाइन तक लिखना अनिवार्य है और साफ सुथरा लिखना है। आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट बढ़िया होनी चाहिए, लीपा पोता नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक पेज पर। अगर आप 4 लाइन का उत्तर है, 4 लाइन का उत्तर लिखो, अगले पेज पे पहुंच जाओ। अगला प्रश्न आप नए पेज पे डालो हमेशा, बस इतना ध्यान रखो। तो इस तरह आप लिखोगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। शेष अगली कक्षा में।